Hello, good morning, students. Today we will discuss about Davison-Germer experiment. और अपन इससे पहले दी ब्रोगली हाइपोथेसिस और कॉम्पटन इफेक्ट को पढ़ चुके हैं। और दी ब्रोगली परिकल्पना से पहले अपन प्लांक का विकिरण नियम पढ़ते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट है और कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ये सारे क्या मानते हैं कि कोई भी वेव है वो एक पार्टिकल कैरेक्टर रखती है, लेकिन डी ब्रोगली सर ने मैक्स प्लांक की जो क्वांटम परिकल्पना है उसका यूज करके ये बताया यदि वेव एक पार्टिकल कैरेक्टर रखती है तो क्यों न एक पार्टिकल है वो वेव कैरेक्टर रखता है। यानी उन्होंने बताया कि प्रकृति में प्रत्येक गतिशील कण है एक द्रव्य तरंग रखती है। यानी पार्टिकल यदि एक जगह स्थिर है तो उसके साथ किसी भी प्रकार की वेव नहीं होगी, लेकिन पार्टिकल यदि गतिशील है तो उसके साथ में एक वेव होगी। तो दी ब्रोगली परिकल्पना का जो स्टेटमेंट है, कथन जो है कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग है, उसके प्रायोगिक सत्यापन की अपन अगर बात करें तो उसका प्रायोगिक सत्यापन दिया था डेविसन और जर्मर, दो साइंटिस्ट हैं। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट को कहा गया डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर प्रयोग। तो अपने को ध्यान में ये रखना है कि दी ब्रोगली परिकल्पना का प्रायोगिक सत्यापन कौन सा प्रयोग करता है, तो वो करता है डेविसन जर्मर प्रयोग। यानी इस बात की गारंटी देता है अपने को कि दी ब्रोगली परिकल्पना सही है। यानी दुनिया में कोई भी पार्टिकल यदि गतिशील है तो उसके साथ में हमेशा एक वेव रहेगी। इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करेंगे अपन। तो डेविसन जर्मर प्रयोग का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें यह है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का मीनिंग ये है कि इसके ऊपर, गन के ऊपर अपन वोल्टेज लगाएंगे, बैटरी का प्लस और माइनस अप्लाइड करेंगे। यहाँ पर बैटरी का प्लस और माइनस जो अप्लाई कर रखा है अपन ने, तो इसके ऊपर अपन अप्लाई करेंगे तो इस गन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन गन। इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज। यानी पुंज का मतलब इलेक्ट्रॉनों का समूह है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकल के काफी सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो यहां पर एक क्रिस्टल रख रखा है, निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल में परमाणुओं का अरेंजमेंट होता है। देखो क्रिस्टल के अंदर क्या होता है कि परमाणुओं का एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। जैसे यहां एक एटम है, इसके जस्ट सामने एक एटम है, इसके जस्ट सामने एक एटम है, तो एक लेयर के रूप में होता है। क्रिस्टल की जो संरचना है वो परमाणुओं से निर्मित एक लेयर होगी, तो लेयर है। और निकल क्रिस्टल का यूज इसलिए किया कि इसमें एटम्स जो है उनका अरेंजमेंट एक फिक्स है और कोई भी दो एटम के बीच की डिस्टेंस है वो एंगस्ट्रॉम कोटि की है, जो अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है उसमें। बाकी तो अपन कोई भी क्रिस्टल रख सकते हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन, जैसे पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव देखनी है। इस प्रयोग में अपन यही देखेंगे, गन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन के साथ वेव पता करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव है तो दुनिया का प्रत्येक कण जो है वो वेव रखेगा। ये इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल के ऊपर आपतित होगा और आपतन के बाद में इसके जो परमाणु हैं इनसे इनका विवर्तन होगा। विवर्तन का मतलब प्रकाश, जो किरण है, वेव जो है वो डिफ्रैक्ट होगी, यानी विवर्तित होगी। और अपने को पता है कि पार्टिकल का कभी भी डिफ्रैक्शन नहीं होता, विवर्तन नहीं होता। विवर्तन हमेशा होता है वेव का। तो यहां से अपने को पता चलेगा कि कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हुआ तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ में कहीं न कहीं वेव है, क्योंकि विवर्तन होता है वेव का, कभी भी पार्टिकल का नहीं होता। और इस विवर्तित इलेक्ट्रॉन को यहां कलेक्ट करेंगे, जिसको अपन सहसूचक नाम देते हैं, डिटेक्टर। सहसूचक के दो कार्य हैं। एक तो इसमें आने वाले कणों की पहचान करेगा कि इसमें पार्टिकल आ रहा है या वेव आ रही है, तो यहां से यहां पहचान हो जाएगी अपने को कि यहां पार्टिकल जा रहा है, वेव आ रहा है। दूसरा ये पता लगाएगा, फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर आ रहे हैं। 1000 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2000 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो डिटेक्टर के दो काम हैं।
एक तो पहचान करने के लिए कि किस प्रकार के पार्टिकल अपने अंदर आ रहे हैं, और दूसरा ये कि कितने पार्टिकल आ रहे हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको एक वर्ताकार स्केल के ऊपर लगाया गया है। कल को विवर्तन यहां से न होके इधर उधर हो तो इसको अपना आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करें इस प्रयोग में, सबसे पहले क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन गन होती है। ध्यान अपने को यही रखना है कि डी ब्रोगली परिकल्पना की पुष्टि करते हैं ये कि वास्तव में गतिशील कण के साथ तरंग है कि नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसे वी विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। यहां अपने इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसके प्लस और माइनस कैथोड और एनोड 2 पॉइंट होते हैं जिस पर वोल्टेज भी अप्लाई की गई है। तो वोल्टेज जैसे ही लगाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉन गन से क्या प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉन पुंज। एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त न होकर इलेक्ट्रॉनों का समूह प्राप्त होता है। जैसे 500 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 1000 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पुंज। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पुंज उत्सर्जित होता है। इससे क्या बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन पुंज। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन किससे उत्सर्जित हुए हैं? इलेक्ट्रॉन गन से। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल पर आपतित होते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस पर आपतित होते हैं? निकल क्रिस्टल पर आपतित होते हैं तथा थीटा कोण से विवर्तित यानी डिफ्लेक्ट होते हैं। थीटा कोण से विवर्तित होते हैं। विवर्तन की घटना अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं कि प्रकाश किरणों का किसी अवरोधक के किनारों से मुड़ने की घटना। कोई भी लाइट वेव है किसी भी बैरियर से टकरा के यदि डिफ्लेक्ट हो जाती है तो इस इंसिडेंट को अपन बोलते हैं विवर्तन। तो ये इलेक्ट्रॉन पुंज है, निकल क्रिस्टल के ऊपर आपतित होगा और निकल क्रिस्टल से थीटा कोण पर इनका क्या होगा? विवर्तन होगा। फिर इन विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज को किस में प्राप्त कर लिया जाता है? सहसूचक में प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस विवर्तित तरंगों या इलेक्ट्रॉन पुंज को सहसूचक में प्राप्त कर लिया जाता है। तो बिल्कुल इजी थ्योरी है। ध्यान ये रखना है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट दी ब्रोगली हाइपोथेसिस की पुष्टि करता है। तो इस विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज को सहसूचक में प्राप्त कर लिया जाता है। इसमें सहसूचक के मुख्य 2 कार्य हैं। सहसूचक के 2 प्रमुख कार्य है। पहला काम तो इसका यह है कि इसके अंदर आने वाले कणों की पहचान करता है। इसमें प्रवेश करने वाले कणों की पहचान करना। जैसे इसके अंदर कोई अल्फा पार्टिकल आया है, बीटा पार्टिकल आया है, गामा पार्टिकल आया है, इलेक्ट्रॉन आया है, प्रोटॉन आया है, न्यूट्रॉन आया है, किसी भी प्रकार का पार्टिकल है तो उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। और दूसरा
इंटेंसिटी, कणों की तीव्रता मापने में। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्क हैं इसके। एक तो इसमें प्रवेश करने वाले कणों की क्या करेगा, ये पहचान करेगा, और दूसरा कणों की तीव्रता मापने में। तीव्रता का मतलब कि इसके अंदर जो पार्टिकल आ रहे हैं उन पार्टिकल्स की नंबर्स याद करने में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनको मेजर करेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना, ये अरेंजमेंट में आपको लिखना है सब कुछ। एक विशेष बात है कि निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन ठीक उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार से एक्स तरंगों का विवर्तन होता है। तो मैंने आपको बताया कि विवर्तन होता है तरंग का, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन के साथ कहीं ना कहीं वेव का संबंध है, यानी तरंग का रिलेशन है कहीं ना कहीं से। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। निकल क्रिस्टल की सहायता से इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक्स तरंगों का विवर्तन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन पुंज का जो विवर्तन हुआ है वो ठीक उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार से एक्स तरंगों का विवर्तन होता है। अब इसमें क्या हुआ कि एक ये देखा गया कि इस एक्सपेरिमेंट में जो वोल्टेज अप्लाई की है अपन ने इलेक्ट्रॉन गन के कैथोड और एनोड के बिटवीन, प्लस और माइनस के बीच में जो वोल्टेज अपन ने आरोपित की है, उस वोल्टेज को अपन कम ज्यादा करें तो यहां पर डिटेक्टर के अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है, या अपन ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन की तीव्रता का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो यानी वोल्टेज को चेंज किया, आरोपित वोल्टता को परिवर्तित करने पर प्रकाश या फिर इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता में परिवर्तन होता है। तो वोल्टेज और प्रकाश की तीव्रता के बीच में अपने ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उस ग्राफ से अपने को यह पता चलेगा कि अप्लाइड वोल्टेज यानी बैटरी की वोल्टेज को कम ज़्यादा करें तो डिटेक्टर के अंदर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम ज़्यादा होगी। मैंने बात की कि प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी ज़्यादा होना। तो विशेष ध्यान आपको यह रखना है कि आपतित वोल्टता के मान में, आपतित वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज जो V है, आपतित वोल्टता के मान में परिवर्तन करने पर इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। यानी आप अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रॉनों की जो इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा होगी, डिटेक्टर के अंदर कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। तो आपतित वोल्टता V और प्रकाश या इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसमें ग्राफ प्लॉट करें अपन तो अलग अलग वोल्टेज के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता अलग अलग होगी। तो ग्राफ प्लॉट करें अपन, यहां पर मैं आपको 3 ग्राफ बना के दिखाता हूं। देखो
ये जो ग्राफ है वो अप्लाइड वोल्टेज V और इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता में है। तो प्रत्येक ग्राफ ऐसे ही है, ध्यान रखना। आपतित वोल्टता V और तीव्रता, आपतित वोल्टता V और तीव्रता में किस प्रकार के ग्राफ हैं, इसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करें। तो मैंने आपको कह दिया कि वोल्टेज यदि 44 वोल्ट है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी रखें, 44 वोल्ट, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा। मैं अब आपसे कहता हूं कि वोल्टेज 44 की जगह 54 वोल्ट करें, तो 54 के ऊपर जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा। और 64 अपन करें वोल्ट, तो 64 का जो ग्राफ है वो कुछ इसी शेप का मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा परिवर्तन होगा, कुछ इस प्रकार का। कुछ इस प्रकार का ग्राफ होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भिन्न भिन्न आरोपित वोल्टता पर, जैसे 44 रखा, 54 का, 64 रखा, तो भिन्न भिन्न वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता अलग अलग प्राप्त हुई। और यहां पर जब आरोपित वोल्टता 54 वोल्ट होती है तो सर्वाधिक विवर्तन होता है, और सर्वाधिक विवर्तन होता है तो इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता भी सर्वाधिक होती है। यानी अपन ये बोलते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज को, ये तो देखो एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जब 54 अपन ने रखा तो डिटेक्टर के अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक थी। इसका मतलब सर्वाधिक विवर्तन कहाँ हुआ है, किस कोण के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर। और वोल्टेज कितने रखी, 54। उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू थी 50 डिग्री। यहां पर विवर्तन जो हुआ वो 50 डिग्री कोण के ऊपर। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जब अपन एक्सपेरिमेंट करें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को, तो ध्यान रखना बैटरी की वोल्टेज आपको रखनी है 54, तो विवर्तन होगा 50 डिग्री कोण के ऊपर। उस कंडीशन में डिटेक्टर के अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होगी। तो इस ग्राफ को फॉलो करेंगे अपन। तो यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि प्रयोगों से स्पष्ट है कि जब ये ग्राफ प्लॉट करने हैं आपको, जब आरोपित वोल्टता 54 वोल्ट होती है तब थीटा इक्वल टू 50 डिग्री कोण पर इलेक्ट्रॉनों का सर्वाधिक विवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉनों का तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव है उसका विवर्तन होता है। लेकिन अभी तक अपन इलेक्ट्रॉन का ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्टिकल का कभी भी डिफ्रैक्शन नहीं होता, डिफ्रैक्शन होता है वेव का। तो अपन इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एक तो देखो इसका करेंगे प्रायोगिक वैल्यू निकालेंगे अपन, एक निकालेंगे थ्योरेटिकल सैद्धांतिक। डी ब्रोगली ने इसका कहीं भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, खाली थ्योरेटिकल वैल्यू अपने को दी है। और डी ब्रोगली के अनुसार अपने इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए फॉर्मूला है जो छोटे क्लासेस में अपन ने पढ़ा है, लेमडा इक्वल्स टू, तो अपन H/P लिखते हैं क्योंकि तरंग दैर्ध्य है वो संवेग की व्युत्क्रम अनुपाती, P इक्वल्स टू mv लिख सकते हो, तो लेमडा इक्वल्स टू H/mv लिख सकते हैं। एक इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से अपने वैल्यू निकालेंगे, उसको बोलेंगे प्रायोगिक मान। और डी ब्रोगली सर ने जो स्टेटमेंट दिया उसको बोलेंगे सैद्धांतिक मान। तो प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान, थ्योरेटिकल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू यदि नजदीक आती है तो इसका मतलब डी ब्रोगली सर का स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहां तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन एक तो निकालेंगे प्रायोगिक मान और एक निकालेंगे डी ब्रोगली सर का कथन का जो सैद्धांतिक मान है वो, और दोनों को मैच करके देखेंगे कि वास्तव में गतिशील कण के साथ तरंग होती है कि नहीं।
तो सबसे पहले अपन निकालेंगे प्रायोगिक मान। इस एक्सपेरिमेंट में जो मैथमेटिक्स करेंगे, प्रायोगिक मान, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक समीकरण अपन ने पढ़ी है, ब्रेग समीकरण। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं ब्रेग इक्वेशन। यहां ब्रेग समीकरण का यूज करेंगे, और ब्रेग समीकरण होती है 2D साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। डी है कोई भी दो परमाणुओं के बीच की दूरी, जैसे निकल क्रिस्टल लिया तो निकल क्रिस्टल के कोई भी दो परमाणुओं के बीच की दूरी। थीटा है कितने कोण से विवर्तन हुआ। मैंने आपको बताया कि जब वोल्टेज 54 होती है तो थीटा यानी 50 डिग्री एंगल के ऊपर विवर्तन सर्वाधिक होता है। एन की वैल्यू है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल की अपन बात करें, और लेमडा क्या है, पार्टिकल्स की वेव की वेवलेंथ। यहां इस एक्सपेरिमेंट में अपन देखो, ये तो ब्रेग इक्वेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसको प्रूफ नहीं करेंगे यहां पर। टू तो कांस्टेंट है, डी देखो कितना है, डी है परमाणुओं के बीच की दूरी, और निकल क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच की दूरी होती है 2.15 एंगस्ट्रॉम। इसको आपको ध्यान रखना है। कोई भी दो एटम लीजिए और इन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस फिक्स है। थीटा है यहां 50 डिग्री, एन की वैल्यू मैं यहां 1 पुट करूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल की बात करूंगा, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू डी की वैल्यू 2.15 एंगस्ट्रॉम, और इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 50 डिग्री, एन की वैल्यू 1 इक्वल्स टू लेमडा। देन लेमडा इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2.15, और साइन 50 की वैल्यू देखो 0.9063, 0.9063। इसको आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेटर की सहायता से निकाल सकते हो साइन 50 की वैल्यू। और इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो तरंग दैर्घ्य आई है ये प्रायोगिक मान से आई है, इस एक्सपेरिमेंट सेटअप से आई है, जिसमें थीटा बराबर 50 डिग्री रख रखा, अपने वोल्टेज 54 रख रखा है, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस है वो डी इक्वल्स टू 2.15 एंगस्ट्रॉम है, और ब्रेग समीकरण से इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन हुआ, और विवर्तन होने के बाद में उनकी तरंग दैर्घ्य इतनी आई। अब भाई इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य आई है, वेवलेंथ आई है, तो इलेक्ट्रॉन की तो वेवलेंथ होते नहीं, क्योंकि पार्टिकल का होता है मोमेंटम, और वेवलेंथ होती है वेव की। तो तरंग दैर्घ्य आई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, वेव है। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के संगत, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग की क्या है, तरंग दैर्घ्य है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो तरंग है उसकी तरंग दैर्घ्य है। तो यहां से एक पुष्टि होती है कि वेवलेंथ आपने निकाली, तो वेवलेंथ होती है वेव की, कभी भी पार्टिकल की नहीं होती। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, वेव है। और इसी एक्सपेरिमेंट से अपने को पता चला कि यदि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव है तो दुनिया में कोई भी पार्टिकल है उसके साथ वेव होगी। कोई भी पार्टिकल का आप करके देखिए। तो उसके बाद में अपने एक वैल्यू और निकालेंगे इसकी, और वो वैल्यू है ब्रोगली सर का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ये तो प्रायोगिक वैल्यू है जो अपने एक्सपेरिमेंट से निकाली है। अब इसका सैद्धांतिक मान अपन निकालते हैं, थ्योरेटिकल। और वो निकालेंगे दी ब्रोगली सर के अनुसार। दी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य निकालने का फॉर्मूला क्या दिया है आप बताओ। देखो
इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य है, डी ब्रोगली सर ने जो अपने को परिकल्पना दी है, जो अपन 12th फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, डी ब्रोगली के अनुसार अलग अलग पार्टिकल की वेवलेंथ अपन निकाल सकते हैं। पार्टिकल के साथ जो वेव है, उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक कण के साथ वेव है, उस वेव की वेवलेंथ निकालने के फॉर्मूले। जैसे अपन बात करें इलेक्ट्रॉन के साथ वेव है, उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा ई से लिखें। प्रोटॉन के साथ में जो वेव है उसके साथ अपन लिखें लैम्डा पी से। न्यूट्रॉन के साथ क्या है उसके लिखें अल्फा, पार्टिकल के साथ क्या है, न्यूट्रॉन के साथ क्या है। तो अलग अलग पार्टिकल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव है उसको निकालने का फॉर्मूला दिया है। और डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव है उसका निकालने का फॉर्मूला है अपने पास 12.27 अपॉन √v, और ये वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो किसी को ध्यान नहीं है तो 12th क्लास में आप देख लो कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव है उसकी तरंग दैर्घ्य निकालने का फॉर्मूला। यहां पर अपन ने वोल्टेज कितनी रखी, यहाँ v इक्वल्स टू रखी अपन ने 54, तो लेमडा ई इक्वल्स टू 12.27 अपॉन √v यानी 54। और यहाँ से लेमडा ई इक्वल्स टू 12.27 और 54 49 का √7 होता है, तो 7 पॉइंट समथिंग है। और इसकी वैल्यू निकालोगे तो लेमडा ई इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो आपको ध्यान ये रखना, देखो ये प्रायोगिक मान है एक्सपेरिमेंट से, और डी ब्रोगली के अनुसार ये है। तो ये इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य 1.65 एंगस्ट्रॉम और ये इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य 1.67 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब कि प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान एक दूसरे के निकट आते हैं। तो इसका मतलब प्रत्येक गतिशील कण के संगत क्या है, एक तरंग है। तो इसके नीचे आप क्या लिखोगे कि डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान एक दूसरे के निकट प्राप्त होते हैं, अतः प्रत्येक गतिशील कण के संगत एक तरंग होती है। और यही डेविसन जर्मर प्रयोग कहलाता है, और इस बात की गारंटी देता है कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग है, यानी डी ब्रोगली परिकल्पना की पुष्टि करता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप डिस्कस कर सकते हो।